काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। इसमें हम किसकी बात करेंगे, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे। ये दो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो टाइप का हो सकता है। या तो हो सकता है इसमें, या तो हो सकता है अपने पोजीशन से वो दूसरे जगह पे चले जाए डेल्टा, या तो वो रोटेट हो जाए, किस हॉरिजॉन्टल से किसी प्रकार का एंगल बना ले, उसको बोलेंगे हम थीटा। तो 2D में जो होता है, 2D में अगर हम देखें तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो रोटेशन होता है, एक रोटेशन होता है थीटा जेड, एक रोटेशन हमको मिलता है। ठीक है, जैसे कि एक बीम है, एक बीम या कोई भी मेंबर है, कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है। तो क्या होगा, इसकी वजह से ये नीचे डिफ्लेक्ट होगा, इस फोर्स की वजह से इसका लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, और इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एक हॉगिंग या सैगिंग जो भी हो रहा होगा मूवमेंट के अकॉर्डिंग होगा, तो वहाँ पे ये एक रोटेशन बना रहा है। तो तीन चीज़ें देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सपोर्ट लगा दें, यहाँ से अगर हम सपोर्ट लगा दें, अगर हम हिंज रोलर सपोर्ट लगा दें, तो किसको रोकेगा, वाई डायरेक्शन को रोकेगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है, डेल्टा वाई आ रहा है, और थीटा जेड तीनों आ रहा है। यहाँ पे क्या क्या आएगा, अगर ऐसा कर दें तो डेल्टा एक्स आ रहा होगा और थीटा जेड आ रहा होगा। फिर अगर हम ऐसा कर दें, यहाँ पे दो चीज़ों को रोक दिए, किसको किसको रोक दिए, डेल्टा एक्स को रोक दिए और डेल्टा वाई को रोक दिए। ठीक है, अगर हम इसको तीन रिएक्शन दे देते हैं, मतलब फिक्स सपोर्ट कर देते हैं, तो क्या कर दिए हम लोग, तीनों को रोक दिए। मतलब क्या, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा जेड आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तीनों को रोक दिए। ठीक है, तो वही चीज़ हम क्या किए थे कि जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, एक ज्वाइंट पे हम मान के चलते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, एक ज्वाइंट में 3 डिस्प्लेसमेंट होता है। 2D की बात कर रहे हैं हम लोग, एक ज्वाइंट पे 3 डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जे ज्वाइंट में कितना हो जाएगा, जे ज्वाइंट में 3 इंटू जे। ठीक है, मतलब एक पेन का कीमत 5 रुपये है, तो एक्स पेन का कीमत कितना होगा, 5 इंटू एक्स, वही चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पे। उसके बाद फिर उसको रोकेंगे कैसे, वहाँ पे जितना भी हम रिएक्शन दे रहे हैं, उसको जितना भी रिएक्शन दे रहे हैं उतना को वो रोक रहा है, उतने डायरेक्शन में वो उसका डिस्प्लेसमेंट को या उसका रोटेशन को वो रोक रहा है। उसको हम बोल देंगे 3J माइनस आर, जितना भी रिएक्शन दे रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा डीके का फॉर्मूला, किसके लिए, फ्रेम के लिए या फिर बीम के लिए, फ्रेम के लिए या फिर बीम के लिए 3J माइनस आर। अगर इसमें कहीं पे इंटरनल हिंज दे दिया, यहाँ पे कहीं पे इंटरनल हिंज दे दिया, कहीं पे इंटरनल हिंज दे दिया, तो यहाँ पे पहले मूवमेंट नहीं होता था, यहाँ पे अब मूवमेंट भी होने लगेगा। तो क्या होगा, प्लस आर आर। अगर 4 इंटरनल हिंज दे दिया तो 3J माइनस आर आर, सॉरी 3J माइनस आर ए, ये तो हो गया उसका डी के। प्लस यहाँ पे अगर हम इंटरनल हिंज दे दिए तो वहाँ पे मूवमेंट को भी अलाउ कर दिए, वहाँ पे रोटेशन को भी अलाउ कर दिए, तो प्लस आर आर। तो ये हो जाएगा फॉर इंटरनल हिंज, अगर हम इंटरनल हिंज दे रहे हैं तो। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर मेंबर आर एक्सियली रिजिड, तो मेंबर आर एक्सियली रिजिड, तो इस डायरेक्शन में उसका खिंचाव कम हो जाएगा। PL/AE जो होता है डेल्टा, उसके एक्सियल डायरेक्शन में PL/AE, ये वाला चीज़ 0 हो जाएगा अगर एक्सियली रिजिड होगा। तो एक्सियली रिजिड होगा उसका मतलब क्या है, E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यंग मॉडुलस 0 हो जाएगा, किसी प्रकार को उसमें इलास्टिसिटी देखने को नहीं मिलेगा, रिजिड हो जाएगा, एक्सियल रिजिड हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, वहाँ पे मेंबर को माइनस कर देंगे, किसी प्रकार का स्ट्रेन हमको देखने को नहीं मिलेगा। 3J माइनस आर ई प्लस आर आर माइनस एम, अगर एक्सियली रिजिड है तो। फॉर एक्सियली रिजिड एंड इंटरनल हिंज के साथ। तो ये देखिए, ये वाला चीज़ समझ में आया होगा, ये भी फॉर्मूला समझ में आया होगा, ये भी फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। ये हो गया फ्रेम का या फिर बीम का बात होगा तो इस प्रकार से बनेगा। अगर वहीं पे हमारा फ्रेम और बीम के जगह पे
वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्रेम और बीम के जगह पे, फ्रेम और बीम के जगह पे मान के चलते हैं हमारे पास ट्रस है। फ्रेम और बीम के जगह पे हमारे पास क्या है, ट्रस है। फ्रेम या बीम के जगह पे ट्रस है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का बेंडिंग मोमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, एक्सियल फोर्स लगता है। या तो एक्सियल एक्स डायरेक्शन में लगेगा या तो एक्सियल वाई डायरेक्शन में आएगा, किसी प्रकार का वहाँ मूवमेंट नहीं आता है। तो या तो डेल्टा एक्स आएगा या तो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा वाई आएगा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो सेम चीज़ होगा, या तो डेल्टा एक्स आएगा या तो डेल्टा वाई आएगा। यहाँ पे भी देखेंगे डेल्टा एक्स आएगा या तो डेल्टा वाई आएगा। हम लोग क्या मान के चलते हैं, कोई भी ट्रस है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, एक्सियल फोर्स लगता है, और सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स ज्वाइंट पे लगता है मान के चलते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का उसमें बेंडिंग मोमेंट देखने को नहीं मिलता है। ट्रस का एक अजम्पशन हम लेके चलते हैं और सारे ज्वाइंट पिन ज्वाइंट होते हैं। तो एक ज्वाइंट में कितना हो रहा है, एक ज्वाइंट में कितना रोटेशन आ रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एक ज्वाइंट में डिफ्लेक्शन कितना है, 2। कौन कौन सा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो जे ज्वाइंट में कितना हो जाएगा, जे ज्वाइंट में डिफ्लेक्शन 2 इंटू जे। अगर डीके की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2J उतना जितना जगह पे आ रहा है वो, और जहाँ जहाँ पे हम लोग रोक रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे रोक रहे हैं यहाँ से और यहाँ पे रोक दे रहे हैं यहाँ से, तो कितने जगह से रोक दिए, 2 यहाँ पे रोक दिए, 2 यहाँ पे रोक दिए और 1 यहाँ पे रोक दिए, मतलब टोटल कितना रोक दिए, 5। ठीक है, तो माइनस आर ई, जितना भी आर ई हो रहा होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर ई। ये ट्रस का फॉर्मूला बन गया, ट्रस के लिए डीके का, और ये फ्रेम या फिर बीम के लिए डीके का हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कल डिस्कस हो रहा था आप लोगों का, बढ़िया डिस्कस कर रहे थे। कहीं पे भी सिंपली सपोर्टेड बीम देगा ना, तो उसका मतलब ये होगा कि एक साइड उसका हिंज सपोर्ट है और एक साइड उसका रोलर सपोर्ट है। ठीक है, वो बोलेगा नहीं, सिंपली सपोर्टेड बोला मतलब इस प्रकार का हमको लेके चलना है। ठीक है, और ओवरहैंगिंग भी बोल देगा तो ऐसा होगा, एक साइड हिंज और एक साइड रोलर, किसी भी साइड हो सकता है, इसको पलटी मार सकते हैं, तो ऐसा होगा। ठीक है, एक साइड हिंज एक साइड रोलर, मतलब इसके पास टोटल रिएक्शन जो है वो 3 ही होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेम का। हाँ, हाँ उसको मेंबर लेंगे तो उसको ये भी लेना पड़ेगा, इसको ज्वाइंट और इसको मेंबर और इसको ज्वाइंट, इसको भी ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 2 एवर हंगी है तो 4 ज्वाइंट, हाँ इसमें 3, और ये अनस्टेबल है। ठीक है, डीके का बन जाएगा ना, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके लिए ds और इसके लिए dk। इसके लिए ds और इसके लिए dk। इसके लिए ds और इसके लिए dk बताइए। ये वाला रोलर,
नहीं नहीं, उधर का वो है, बहुत क्लियर नहीं दिखता है क्या? यहाँ पे गोला बना हुआ है और यहाँ पे ये नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता होगा, उसको जूम करिएगा। देखिए डायरेक्टली मेंबर काउंट करके उसको फॉर्मूला में भी फिट कर सकते हैं। बीच में जो फ्रेम है इसमें इंटरनल हिंज है, हाँ। बन गया। इसमें देखिए मेंबर कितने हैं, सबसे पहले सब कुछ काउंट कर लेते हैं। इसमें रिएक्शन 2 और 1 3 रिएक्शन है, 2 इसके पास और 1 इसके पास। मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेंबर 11 है। काउंट वैसे करिएगा एग्जाम्पल में, हॉरिजॉन्टल को एक साथ और वर्टिकल को एक साथ, ठीक है, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। मेंबर के बाद फिर क्या काउंट करते हैं? ज्वाइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ज्वाइंट है। तो ds कितना हो जाएगा इसके लिए? ds इक्वल टू RE प्लस m माइनस 2j। तो कितना? RE 3 प्लस 11 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 0। स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है और पूछता है स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल के लिए क्या निकालेंगे? m इज़ ग्रेटर देन 2j माइनस 3, ये है कि नहीं है, ये स्टेबिलिटी बताएगा, ये बताएगा स्टेबिलिटी। तो 11 m कितना है? 11 इज़ ग्रेटर देन है कि नहीं 2 इंटू 7 माइनस 3, तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, मतलब दोनों साइड में इक्वल आ रहा है 11 11, ठीक। डीके की बात करेंगे तो डीके कितना हो जाएगा? डीके 2j माइनस RE। यहाँ पे मेंबर रिजिड है कि नहीं है? नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। मेंबर रिजिड है कि नहीं बोला है, तो 2j माइनस RE 2 इंटू 7 माइनस RE 3, कितना हो जाएगा डीके? ठीक है।
इसको याद रखिएगा ना, थोड़ा सा आगे एक जगह पे मैं बताऊंगा कि मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के 2 मेथड होते हैं, फोर्स मेथड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ होगा कि ds ज़्यादा आ रहा है कि dk आ रहा है, तो इसको कौन से मेथड में जाएंगे। इसके लिए ds और dk निकालना है। तो ds कितना हो गया 0 और dk हो गया 11। 11 कहाँ कहाँ पे वैसे काउंट करेंगे तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6, 2 8, 2 10 और 1 11। ठीक, वैसे भी काउंट कर सकते हैं। ds डायरेक्ट कट लगा के भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं। कट लगाएंगे तो कितना कट लगाना पड़ेगा, 1 2 कट लगाना पड़ेगा। कितना होगा 2 कट लगाएंगे तो 6 होना चाहिए। 2 कट लगाएंगे तो 6 होना चाहिए। 6 में से कैसा जाएगा, 1 इसके पास से जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 और 1 इसका जाएगा 4। एक कट मेथड से हो जाएगा। मेंबर मेथड से काउंट करते हैं। आर कितना है 3 3 6 और 1 7 8, 3 3 और 2 क्या क्या, मोमेंट और Fy। ठीक है, मोमेंट और Fy। मेंबर 1 2 3 4 5 6 7, मेंबर 7। ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। इसके लिए ds कितना होता है, Re प्लस 3m माइनस 3j माइनस Re का वैल्यू 8 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 8 माइनस RR का वैल्यू 1, 8 प्लस 21 माइनस 24 माइनस 1, 25 हो जाएगा। और 8 और 21 कितना हो जाएगा, 4 आएगा। 8 और 21 29, 29 में से 25 जाएगा तो 4। और वैसे कितना आया था 6 और 4। ठीक है, वैसे भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। एक बीम का देख लीजिए, डीके बता दीजिए। ये हो जाएगा डीके, ds कितना हो गया 4, डीके 17 आ रहा है, काउंट किए। ठीक है, देखिए वैसे भी काउंट कर सकते हैं। 3 3 6, 6 1 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 17 कैसे आ रहा है यहाँ पे 4, हाँ 4, एक इंटरनल हिंज का 3 प्लस 1 4 प्लस 3 13 3 और एक यहाँ पे 13 3 16 और 1 17। वैसे भी काउंट कर सकते हैं और फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। 3j माइनस Re प्लस RR, 3 इंटू j 24 माइनस Re 6 और 2 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 में से 8 जाएगा तो 17। इसके लिए ds इसको कैंटिलीवर बनाने के लिए कितना पड़ेगा, 1 यहाँ से हटाएंगे और 2 यहाँ से हटाएंगे। 3 हटा रहे हैं, टोटल 3 हटा रहे हैं तो 3 आना चाहिए कैंटिलीवर बनाने के लिए, लेकिन 1 यहाँ से हटा दे रहे हैं इंटरनल हिंज की वजह से, तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये ओरली कैलकुलेट हो गया। अब देखिए इसको कैसे फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मेंबर कितना है, रिएक्शन कितना है, रिएक्शन 3 1 और 2 6, मेंबर 1 2 3, ज्वाइंट 1 2 3 4, ds इक्वल टू Re प्लस 3m माइनस 3j माइनस RR। Re का वैल्यू 6 प्लस 3 इंटू m 3 माइनस 3 इंटू j 4 माइनस RR का वैल्यू 1, m डैश माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13 और 15 2। ठीक है, ऐसे वो ओरली भी कैलकुलेट करके 2 आ रहा था, तो ds का वैल्यू 2। dk कितना आएगा ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। 2 यहाँ पे 3 प्लस 1 4
और एक यहाँ पे, दो, हाँ एक यहाँ पे, 3 1 4, 4 2 6 और एक 7, डी के 7 वैसे कैलकुलेट हो जाएगा। और ओरली कैलकुलेट कर लिए 7, ऐसे कैलकुलेट करते हैं कितना होता है 3j माइनस आर ई प्लस आर आर, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 1, 12 माइनस 6 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 13 में से 6 गए 7। ठीक है, कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा सभी लोगों का, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का सवाल दिखेगा आपको। ठीक है, तो बस ऐसा ही है, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। आप ऐसे ओरली भी काउंट कर सकते हैं प्रैक्टिस होने के बाद, या फिर अलग अलग का अलग अलग शॉर्टकट है, इसका कोई ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है ILD, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोला जाता है। ठीक है, डीके को डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। कहाँ गया, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कितने डिग्री से उसको उसके जगह से हटने दे रहे हैं, कितने डिग्री से उसको उसके जगह से हटने दे रहे हैं, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब बीच में कहीं पे लोडिंग वोडिंग कंडीशन दे देगा, EAC का सवाल बनाएंगे तो दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पे 3 के जगह पे x वाले को हटा देंगे हम लोग हर जगह पे। ठीक है, और लोडिंग देगा तो x डायरेक्शन में ये भी हट जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हट जाएगा। लोडिंग दे दिया तो डेल्टा x को हम लोग लेंगे ही नहीं, यहाँ पे क्या क्या लेके चलेंगे, डेल्टा y और थीटा को सिर्फ लेके चलेंगे। ठीक है, आज का हेडिंग डालेंगे ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। देखिए, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस आता है उस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। ठीक है, वैसे ILD है बहुत बड़ा, ILD बहुत बड़ा है। DK बन जाएगा ना, DSDK, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ILD को ही बोलते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। लिख लीजिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इसमें लिखेंगे 2-3 पॉइंट। यह एक स्ट्रेस फंक्शन होता है, स्ट्रेस का ही फंक्शन होता है। ठीक है, और जो ILD है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर दोनों के लिए बनाया जा सकता है। स्क्रीन ब्लर हो गया है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? देखिए इसमें क्या क्या लिखे, स्ट्रेस फंक्शन होता है ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, स्ट्रेस फंक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रेस मतलब कि बेंडिंग मोमेंट भी दिया है तो उसका भी फंक्शन होगा, शियर फोर्स दिया है तो उसका भी फंक्शन होगा, टॉर्जन मोमेंट दिया है किसी का भी दिया है तो वो होगा। ठीक है, सारे स्ट्रेस फंक्शन है। उसके बाद फिर क्या लिखे थे, यह डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों के लिए बनता है। इनडिटर्मिनेट दोनों के लिए बनाया जाता है। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए बनाया जाता है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए लीनियर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए कर्व होता है। ठीक है, लिख लीजिए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए
ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मतलब एक डायग्राम है, एक ग्राफ है, ठीक है। जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता था, ठीक है, जैसे शियर फोर्स डायग्राम होता था, वैसे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब बदलता हुआ। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? बदलता हुआ। तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि बदलता हुआ, तो उसका मतलब होता है कि कोई भी लोड अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, कोई भी लोड अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसके लिए हम ILD बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि रेलवे ब्रिज का डिजाइन कर रहे हैं, तो रेलवे ब्रिज का डिजाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि रेल उसमें हमेशा खड़ा रहने वाला है, वो आएगा और चला जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे ट्रेन जो है अपने पटरी में कहाँ पे रहेगा? रेलवे ब्रिज बना रहे हैं तो ट्रेन क्या है, अपने पटरी में कहाँ पे रहेगा कि उस पर मैक्सिमम लोडिंग आ रहा होगा, ठीक है। ट्रेन कहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा होगा, ठीक है। या फिर हम हाईवे का डिज़ाइन कर रहे हैं, हाईवे ब्रिज का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें भी गाड़ी लगातार आएगा और जाएगा। तो हाईवे ब्रिज का डिज़ाइन करेंगे तो भी क्या होगा, गाड़ी को हम कहाँ पे रखें, जो हाईवे में जो भी ट्रक है, जो भी ओवरलोडेड ट्रक है, उसको कहाँ पे रखें कि उसका हमको मैक्सिमम शियर फोर्स मिले और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बने, ताकि उसके लिए हम डिज़ाइन कर सकें। हम अपने हिसाब से UDL के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे तो या तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, या तो वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा मिनिमम लोड के लिए उसको डिज़ाइन करेंगे। तो दो टाइप का होता है, ठीक है। तो जो SFD BMD भी स्ट्रेस फंक्शन है, SFD BMD भी स्ट्रेस फंक्शन है, लेकिन वो क्या होता है? स्टैटिक लोड के लिए होता है, लोड हमारा लग रहा है, ठीक है। लाइव लोड के लिए ये होता है ILD, ठीक है। लोड अपना स्थिति, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि किसके लिए होता है ये? रोलिंग लोड के लिए होता है, ठीक है। मूविंग लोड के लिए बनाते हैं ILD को इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसके लिए बनाया जाता है? मूविंग लोड के लिए बनाया जाता है। लिख लीजिए, ILD मूविंग लोड के लिए बनाया जाता है। स्ट्रेस फंक्शन होता है डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट दोनों के लिए बनता है, और ILD को मूविंग लोड के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ILD को मूविंग लोड के लिए बनाया जाता है। डिटरमिनेंट या फिर इनडिटरमिनेंट दोनों के लिए बनता है, और ILD को किसके लिए बनाया जाता है? बेसिकली इसको बनाया जाता है मूविंग लोड या फिर रोलिंग लोड के लिए बनाया जाता है। फिर इसमें लिखे थे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए हमारा जो ILD है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए कर्व होगा, ठीक है। लिख लीजिए, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए ILD स्ट्रेट लाइन होगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए ILD स्ट्रेट लाइन होगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए ILD स्ट्रेट लाइन होगा। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए ILD स्ट्रेट लाइन होगा, और इनडिटरमिनेट के लिए वो कर्व होगा, ठीक है। मतलब कि ये y = mx और ये y = mx² mx³ जो भी होगा वो बनेगा, ठीक है। y = mx जैसा ग्राफ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन, और ये क्या बनेगा? y = mx² भी हो सकता है, y = mx³ भी हो सकता है, y = 1/x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अपना स्ट्रेस फंक्शन जैसा आएगा लोड के हिसाब से वो चेंज होगा, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो अगर आपको बोला जाए, ठीक है, 4-5 आपको दे दिया जाए, आपको EAC बनाएंगे तो आपको दिखेगा इसके लिए ILD कौन सा सही है, इसके लिए कौन सा ILD सही है बोलेगा, ठीक है। एक ये ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा, या फिर ऐसा दे देगा। तो इसके लिए ILD कौन सा सही है, ठीक है। ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं लिखेगा, बस बोलेगा एक हमारे पास फिक्स्ड बीम है और उसके लिए कौन सा ILD सही है। तो 3 डायग्राम देख लिए, तीनों में क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों में स्ट्रेट लाइन है तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हमको कर्व दिख रहा है। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेगा EAC में, ठीक है। तो वही चीज़ है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए ऐसा बनेगा कर्व वाला, वो डिफरेंट टाइप का शेप हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक। अब देखते हैं ILD हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। ILD हम बनाते कैसे हैं, इन 4-5 पॉइंट में कोई चीज़ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेस फंक्शन है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर दोनों के लिए बनता है, ठीक है। और ILD का जो दिए थे वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था म्यूलर-ब्रेस लॉ। लिख लीजिए, म्यूलर-ब्रेस लॉ।
ILD किसके द्वारा दिया गया है? म्यूलर ब्रेसलो। अब देखिए ILD बनता कैसा है, इसको लिख लिए। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है A और B। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पूरा ILD आपका हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। फिर पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ये, सिमिलर वो करके पूरा कैलकुलेट करना होगा। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ है, उसको देखेंगे, एक है A एक है B, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखते हैं ILD फॉर रिएक्शन। ILD फॉर रिएक्शन, ठीक है। अगर ILD फॉर रिएक्शन A बोलेगा तो A को एक यूनिट ऊपर करेंगे, ILD फॉर रिएक्शन B बोलेगा तो B को एक यूनिट ऊपर करेंगे और हम मिला देंगे, ठीक है। ILD फॉर रिएक्शन बोलेगा A, ILD फॉर रिएक्शन A बोलेगा तो A को ऊपर करेंगे और इसको हम मिला देंगे, ठीक है। इसके पीछे हमको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिट का लोड लगाते हैं, ठीक है, एक यूनिट का लोड लगाते हैं और रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। RA प्लस RB इक्वल टू 1, मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0, फिर B इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर RA इक्वल टू 1 होता है, ठीक। वैसे निकालेंगे तो इसका ये हमारा इस कंडीशन को बता रहा है, एक शियर फोर्स है, लेकिन ये शियर फोर्स किस कंडीशन को बता रहा है? जब हमारा लोड इस पॉइंट पे है, जब हमारा लोड इस पॉइंट पे है। तो एक यूनिट के लिए अगर हम बनाए हैं तो 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे 10 बनेगा। अगर यही 10 यूनिट यहाँ पे चला जाएगा तो रिएक्शन कितना पे आ रहा होगा वो बता देगा। 10 यूनिट के बाद 20 यूनिट अगर है इस पॉइंट पे है तो इस यूनिट पे, इस पॉइंट पे A पे रिएक्शन कितना आएगा, वो उस पोजीशन के हिसाब से A पे रिएक्शन को ये बताएगा, ठीक है। A पे रिएक्शन को वो बताएगा। मान के चलते हैं कि यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। A एक यूनिट है और ये टोटल लेंथ दिया हुआ रहेगा, तो ये वाला हाइट निकल जाएगा, y निकल जाएगा, ये जो भी y आएगा, ये जो भी y आएगा वो रिएक्शन A बताएगा, ठीक है। तो ILD का मतलब ये है। तो क्या होगा, अगर ILD फॉर रिएक्शन A बोलेंगे तो A को एक यूनिट ऊपर कर देंगे, A को एक यूनिट ऊपर कर देंगे, ठीक। इसका कैलकुलेशन पे आएंगे। अगर ILD फॉर रिएक्शन A, फिर बोलेगा ILD फॉर रिएक्शन B, ILD फॉर रिएक्शन B, तो B को एक यूनिट ऊपर कर देंगे, A और B, A और B, ठीक है। ILD फॉर रिएक्शन B। उसके बाद बोलेगा कोई भी पॉइंट, यहाँ पे हम ले लेते हैं C, इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक A है, इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक B है, और इसका जो टोटल लेंथ है वो है, मान के चलते हैं A L, ठीक है। हमारे पास एक सिंपली, ये इंटरनल हिंज नहीं है ना, एक पॉइंट को मैं डिनोट किया हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट C है, सपोर्ट A से A डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये इंटरनल हिंज नहीं है, ठीक है, इंटरनल हिंज नहीं है। तो यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे ILD के लिए शियर फोर्स को बताइए, ठीक है। शियर फोर्स एट पॉइंट C, ठीक है, शियर फोर्स एट पॉइंट C, शियर फोर्स एट पॉइंट C। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे A/L और A हो जाएगा हमारा B/L, और इसको हम मिला देंगे, ये बताएगा हमारा शियर फोर्स 8C, ठीक है। इसको याद रखेंगे, वही सिस्टम है, RA RB निकालेंगे, फिर उसी के हिसाब से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। फिर बेंडिंग मोमेंट, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट C, ILD फॉर शियर फोर्स एट पॉइंट C, ILD फॉर शियर फोर्स एट पॉइंट C, ILD फॉर शियर फोर्स एट पॉइंट C, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट
सी। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी, इसके लिए ये ग्राफ बना लीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट होगा AB/L होगा, इसका जो हाइट होगा, ठीक है। PAB/L होता है, लेकिन P को हम लोग कितना यूनिट लेके चल रहे हैं, 1 यूनिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। P को हम लोग 1 यूनिट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी जो फोर्स है PB/L होता है और एक PA/L होता है, ठीक है। तो P को हम लोग 1 यूनिट लेके चल रहे हैं, जो भी हमारा फोर्स है वो 1 यूनिट लेके चल रहे हैं। PAB/L मतलब PAB/L लेते हैं ना, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं किसके लिए, शियर फोर्स के लिए, तो उसका 1 यूनिट हम लोग लेके चल रहे हैं फोर्स को, इसलिए हर जगह पे 1 आ जा रहा है, P के जगह पे 1 आ जा रहा है। ये 4 डायग्राम है, इसी 4 डायग्राम में हमारा पूरा का पूरा ILD बेस्ड है, ठीक। इसमें क्या क्या सवाल आते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं, लोड को कहाँ पे रखता है, वहाँ पे वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास एक, यहाँ भी हम लोग बस ये डायग्राम पढ़े हैं, ठीक है। ILD अभी और पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व होगा। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और सबसे आसान डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सिंपली सपोर्टेड बीम होता है AB, जिसका टोटल लेंथ दिया हुआ है L, पॉइंट A से A डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, ठीक है। अब इसके लिए हमको ILD बनाना है, तो ILD फॉर रिएक्शन A, ILD फॉर रिएक्शन A बोलेगा तो ऐसा बनेगा, ILD फॉर रिएक्शन B बोलेगा तो B को 1 यूनिट ऊपर करेंगे, ILD फॉर शियर फोर्स एट A बोलेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और ILD फॉर शियर फोर्स एट A बोलेगा तो ये नेगेटिव वाले साइड और ये पॉजिटिव वाले साइड, सॉरी, हाँ ठीक है। और ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C बोलेगा तो ये वाला फोर्स बने, ये वाला डायग्राम बने, ठीक है। अब उसमें बोल देगा कि लोडिंग का पोजीशन यहाँ पे है तो ये निकालिए, लोडिंग का पोजीशन वहाँ पे है तो वो निकालिए, ऐसा वैसा क्वेश्चंस में बोलेगा, ठीक। इसके बाद फिर हर एक जगह पे हमको क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल लगाना है, हर एक जगह पे सिमिलर ट्रायंगल लगाना है, उसी से हमारा आधा ILD, आधा से ज़्यादा ILD सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ये B/L और AB/L और ये AB/L, थोड़ा सा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, इस डायग्राम को समझ गए ना। अगर कहीं पे लोडिंग का पोजीशन दिया है तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव शियर फोर्स कहाँ पे आ रहा होगा, इसके यहाँ से इधर जितना भी जाएगा सारा पॉजिटिव है, मैक्सिमम पॉजिटिव इसके जस्ट राइट में आएगा, C के जस्ट राइट में मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा। मैक्सिमम नेगेटिव कहाँ पे आ रहा होगा, C के जस्ट लेफ्ट पे आ रहा होगा, ठीक है। इतना चीज समझ में आता है, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट का कंडीशन। इसको क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करते हैं, एक आध क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 12 मीटर है, फोटो को बनाते हुए चलिए।
क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम shear force, maximum positive shear force, maximum the value of पहला maximum positive shear force, maximum negative shear force निकालना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके सेंटर पे हमको यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पे 20 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे 20 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है, ठीक है। हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसको स्टेटमेंट के तौर पे अगर आएगा तो लिखेगा हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ है 12 मीटर, जिसमें बीम के सेंटर में 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और सपोर्ट ए से 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है। उस पॉइंट के लिए मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है, ILD4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है, और रिएक्शन 8A निकालना है और रिएक्शन 8B निकालना है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ रिएक्शन 8A और रिएक्शन 8B निकालना है। क्वेश्चन है हमारे पास एक बीम AB है जिसका लेंथ 12 मीटर है और जिसके सेंटर पे 20 किलो न्यूटन का एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है। सपोर्ट A से 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट C है, जिसके लिए हमको शियर फोर्स का वैल्यू निकालना है। रिएक्शन 8A मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स निकालना है, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला चीज़ नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। रिएक्शन निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट ही निकालना है, बेंडिंग मोमेंट और ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ये निकालिए, ये सब निकालना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ड्यू टू प्लांट विल बी शियर फोर्स, सॉरी लोड को कहाँ पे रखेंगे तो ये कितना होगा, ठीक है। हमको निकालना है रिएक्शन 8A, रिएक्शन इसी क्वेश्चंस को आगे भी करेंगे, ठीक है। इस लोड के पोजीशन को अभी नहीं रखे हैं, लोड के पोजीशन को बाद में रखेंगे। अभी पहले ये दिया हुआ है रिएक्शन 8A, रिएक्शन 8B, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट 8C, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम क्या है हमारा, ILD बनाना। तो ILD फॉर रिएक्शन एक ऐसा बनेगा, पहला वाला बनेगा। तो पहला वाला बनेगा तो इसका यूनिट है 1 यूनिट, इसका यूनिट है 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का ये बना है। उसके बाद फिर क्या है, 20 किलो न्यूटन का लोड कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 6 मीटर के डिस्टेंस पे। अलग से बनाया जाए क्या उधर, ठीक है। रिएक्शन 4A देखिए, रिएक्शन 4A ये इसके लिए ILD बनेगा, रिएक्शन 4A के लिए ILD यही बनेगा। A को 1 यूनिट उठा देंगे। इसका टोटल लेंथ कितना है, 12 मीटर है, A है, B है, यहाँ से 3 मीटर पे C है। यहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना है बेंडिंग मोमेंट। तो बताइए लोड कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे कितना किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन का, ठीक है। अगर ये 1 यूनिट है, अगर ये 1 यूनिट है, ठीक है, तो ये कितना होगा, यहाँ से 6 मीटर पे, यहाँ से 6 मीटर पे कितना होगा, यहाँ से कहाँ पे निकालना है, यहाँ से 6 मीटर पे कितना होगा,
0.5 आधा हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल से निकल जाएगा ये डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 0.5, तो 0.5 इंटू 20 करेंगे, ठीक है। 0.5 इंटू 20, तो रिएक्शन फॉर ए दे देगा। ये 0.5 कैसे आया समझ में आया ऑनलाइन वालों को? देखिए यहाँ से 12 मीटर के डिस्टेंस पे 1 यूनिट है, यहाँ से 12 मीटर के डिस्टेंस पे कितना यूनिट है, 12 मीटर के डिस्टेंस पे कितना यूनिट है, हाँ 0.5 को ही बता रहा हूँ। यहाँ से 12 मीटर के डिस्टेंस पे कितना यूनिट है, यहाँ से 12 मीटर इधर गए तो इधर कितना यूनिट गए, 1 यूनिट गए, और इधर से हमको कितना यूनिट जाना है, 6 मीटर के डिस्टेंस पे जाना है। तो मान के चलते हैं कि हम कितना ऊपर गए, y मीटर ऊपर गए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/12 हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 0.5। तो y का वैल्यू 0.5 कैसे आया समझ में आया? सिमिलर ट्रायंगल से कि इसका बेस अपॉन इसका हाइट इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका हाइट, ठीक है। वही हमारा सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो रिएक्शन फॉर ए कितना निकल जाएगा हमारा, रिएक्शन फॉर ए अगर इस पॉइंट पे लोडिंग लग रहा है तो रिएक्शन फॉर ए इस पॉइंट पे लोडिंग लग रहा है तो 0.5 इंटू 20, 1 यूनिट के लिए हम लोग बनाए हैं इसको। हमारे पास कितना यूनिट का लोड है, 20 यूनिट का लोड है। तो रिएक्शन फॉर ए कितना आ रहा है, रिएक्शन फॉर ए 20 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, ठीक है। आप वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो आधा इसके पास जाएगा, आधा इसके पास जाएगा, ठीक है, 10-10। तो ये ILD से भी आ गया सेम, ठीक, समझ में आया। ILD फॉर रिएक्शन है, अगर ये जो लोड है 20 किलो न्यूटन का इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है तो 0. ये इसके आधा पे एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन फॉर ए कितना होगा ILD के लिए। तो ILD मेथड से ये बनेगा, ठीक है, और वैल्यू सेम आ रहा है। उसके बाद ILD फॉर बी बताइए, उसको लिख लीजिए। रिएक्शन एट बी, रिएक्शन फॉर बी, तो क्या होगा, बी को 1 यूनिट उठा देंगे, बी को एक, देखिए ILD बहुत कठिन चीज़ है, उसको मैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस आपको पूरा सिमिलर ट्रायंगल लगाना है, ठीक है। अदरवाइज देखेंगे तो ILD बहुत कठिन चीज़ है, ठीक है। क्या क्या निकालना है, कैसे कैसे निकालना है, बहुत कठिन चीज़ है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता है, ठीक है, ILD। तो यहाँ से समझने का कोशिश करिए, सिर्फ हमको सिमिलर ट्रायंगल निकालना है, ये वाले चीज़ को बस याद रखना है, ठीक है, ये वाले चीज़ को बस याद रखना है। बाकी कोई भी चीज़ इसमें याद करने लायक नहीं है, हर जगह पे सिमिलर ट्रायंगल लगाना है हमको। 1 यूनिट ऊपर कर दिए, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसका हाइट कितना हो जाएगा 0.5, तो 0.5 इंटू 20, 0.5 इंटू 20, तो ILD फॉर बी के लिए कितना हो जाएगा, रिएक्शन एट बी। डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, A इक्वल टू बी इक्वल टू ये करके। फिर देखिए ILD, अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं पूछता हूँ, इसका क्या यूनिट होगा, शियर फोर्स का क्या यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इस डायग्राम का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट देखिए B किस में होगा, मीटर में, B किस में है मीटर में, L किस में है मीटर में। तो इस डायग्राम का यूनिट क्या हो गया, यूनिटलेस। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ILD फॉर शियर फोर्स जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है यूनिट लेस, ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर। इसका क्या यूनिट होगा, मीटर, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। अब देखिए दूसरा क्या था हमारा, लिख लिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। आपका मित्र नहीं आया क्या, कैसे सो रहा है, संडे मना रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए ये वाले चीज़ को याद रखेंगे और ये सब चीज़ आपसे बन जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे क्या था, शियर फोर्स एट शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स
इसके लिए पॉइंट सी के लिए शियर फोर्स निकालना है जब लोड का पोजीशन यहाँ पे है। तो शियर फोर्स का डायग्राम कैसे बनेगा? शियर फोर्स एट सी ऐसे है। इसका वैल्यू कितना है? ए बाई एल। ए का वैल्यू कितना है? 3/12। और इसका वैल्यू कितना है? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? मतलब कि 0.25। इसका वैल्यू कितना होगा? 3/4 इक्वल टू 0.75। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 यूनिट हो रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो हम हर जगह पे 1 यूनिट पे काम करेंगे। ठीक, अब क्या बोला है? कहाँ पे निकालना है हमको? इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट पे कितना किलो न्यूटन का लग रहा है? 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो शियर फोर्स बताएंगे तो कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे? शियर फोर्स एट सी, शियर फोर्स एट सी, शियर फोर्स एट सी कितना होगा? यहाँ पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर शियर फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, शियर फोर्स एट सी, ILD फॉर शियर फोर्स एट सी, ILD फॉर शियर। देखिए ये फोटो बनाए हम ILD के लिए। अगर आप डायरेक्टली अगर शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर 20 किलो न्यूटन का जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो वही ILD के फॉर्म में हम लोग उसको बनाने का कोशिश करते हैं। कितना हो जाएगा? इसका हाइट पहले निकालना। देखिए ILD निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसका हाइट मल्टीप्लाई जो लोड लग रहा है वो, मतलब एक प्रकार से हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका हाइट इंटू जो भी लोड आ रहा है वो। ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक UDL रहेगा तो वहाँ पे हम लोग एरिया निकालेंगे। ये हाइट इंटू लोड, हाइट इंटू लोड कर रहे हैं। हर जगह पे हमको निकालना जो भी है, जो भी हम ये बनाएंगे उस पर जो भी पॉइंट लोड लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके एरिया पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? इसका हाइट कहाँ पे निकालना है हमको? यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ से कितना है? अगर हम देखें यहाँ से 9 मीटर के डिस्टेंस पे कितना है? इधर से देखना है हमको। पॉजिटिव वाले में आ गए हैं, पॉजिटिव वाले में आ गए हैं तो इधर का ट्रायंगल पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लोड इधर लग रहा है। लोड इधर लग रहा होता तो ये वाले ट्रायंगल का पूरा एनालिसिस करते। इधर लग रहा है तो ये वाला ट्रायंगल का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल हमारा दिख कैसा रहा है? सिर्फ इस ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, ये रिएक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूँ, ये रिएक्शन का नहीं है। इसका हाइट कितना है? 0.75। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। हमको कहाँ पे चाहिए? यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर पे चाहिए ये वाला हाइट y। ठीक, कैसे करेंगे? इसका बेस अपॉन इसका हाइट कितना हो जाएगा? इसका बेस 9 मीटर और इसका हाइट कितना है? 0.75। इसका बेस कितना है? 6 मीटर। इसका हाइट कितना है? y निकालना है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0.75/9। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम? 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 10। तो इसका अगर शियर फोर्स डायग्राम बनता तो ऐसा ही बनता। तो इस पॉइंट पे भी अगर हम देखें तो शियर फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा होता? 10 ही आ रहा होता। ठीक है, उस पॉइंट पे भी मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा होता? 10 आ रहा होता। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ गया 10। ठीक है, तो उसी चीज़ को बता रहा है, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें लोड का पोजीशन को हम चेंज कर करके देखेंगे कि कहाँ पे हमको मैक्सिमम शियर फोर्स मिल रहा है। ठीक है, लोड का वैल्यू को हम चेंज कर करके देखेंगे कि कहाँ पे लोड को रखें कि हमें शियर फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम मिले। ठीक, वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो ये हो गया शियर फोर्स एट सी। ठीक है, 20 किलो न्यूटन के लोड को यहाँ पे रखेंगे तो शियर फोर्स एट सी। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी बता दीजिए कितना होगा? बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए कौन सा फोटो बनेगा? बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए कौन सा फोटो बनेगा? ये वाला, नीचे वाला। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं।
0.5 इंटू 20, हाँ ये तो y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे हमको शियर फोर्स निकालना है, तो y इंटू 20, ये वाला निकल गया 0.5 इंटू 20, वो निकल जाएगा शियर फोर्स। यूनिट भी आपका मैच करेगा, यूनिट भी आपका मैच करेगा, ठीक है। पूछेगा कि इस डायग्राम का यूनिट क्या होता है, तो ये यूनिट लेस होता है। उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट, इसको लिख लिए, ऑनलाइन में भी लिख लिए। लिख लीजिए, नहीं लिखे थे क्या कहीं पे? लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था, एक फ़ोटो बना था ऐसा, ये 0.75 था, इसको निकाले थे 0.5, यहाँ पे 20 था, तो 20 इंटू 0.5 किए थे, ये इंटू 10 आया था। इसको कैसे निकाले थे, ये निकला था, इसका हाइट 0.9 पे, ये 9 मीटर पे कितना था, 0.75 था, हमको 6 मीटर पे y निकालना है। यहाँ से हम लोग y को कैलकुलेट किए थे 0.75 इंटू 6/9, तो ये आया था 0.5। लेफ्ट साइड वाला मतलब शियर फोर्स एट सी, हाँ शियर फोर्स एट सी बोला है, हाँ। अब लोड कहाँ पे था, 20 किलो न्यूटन पे, यहाँ पे लोड लग रहा है। लोड का पोजीशन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोड यहीं पे लग रहा है, ये चेंज नहीं होगा, आपको शियर फोर्स यहीं पे बताना है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए शियर फोर्स बनाएंगे तो आपका B/L और A/L बनेगा। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट के लिए बनेगा तो क्या बनेगा, अभी लिख लिए। इस पॉइंट के लिए देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये होगा, इसका हाइट कितना होगा यहाँ पे, AB/L, ए का वैल्यू कितना है 3, 9/L कितना है 12, तो कितना हो रहा है 2.25, ठीक है 2.25, तो इसका हाइट कितना हो गया 2.25। और हमको हाइट कहाँ पे चाहिए, यहाँ से यहाँ पे 9 मीटर के डिस्टेंस पे लीजिए, या फिर यहाँ से यहाँ पे 3 मीटर के डिस्टेंस पे चाहिए। हमको कौन सा हाइट चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए, मतलब कि यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पे चाहिए। तो सेम चीज़ करेंगे, दो ट्रायंगल दिखेगा, यहाँ से अगर 9 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम जा रहे हैं, 9 मीटर के डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो हमको हाइट कितना मिल रहा है, यहाँ से 9 मीटर के डिस्टेंस पे आए तो 2.25, यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पे आ रहे हैं तो हमको कितना हाइट मिलना चाहिए y, ये y कितना हो जाएगा 6 इंटू 2.25/9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1.5, ठीक है। देखिए 1.5 पे आएगा, 9 से काटेंगे तो, और 15 का स्क्वायर जो होता है वो 2.25 होता है, 225 होता है, ठीक है। वहाँ पे तो कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते, या तो ऐसा करिए या तो 3/4, हाँ 2.25 को AB/L ये क्लियर है। तो A का वैल्यू है 3, A का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ पे निकालना है हमको, तो यहाँ पे बनाना है, तो ऐसा बनेगा, यहाँ से A का डिस्टेंस कितना है 3, B का डिस्टेंस कितना है 9, और L कितना है टोटल 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया इसका, y का वैल्यू 1.5 मीटर। अब लोड का मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 किलो न्यूटन का, कितना आएगा 30 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो लोड को यहाँ पे रख के डायरेक्टली आप रिएक्शन निकाल के फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी पे कितना मूवमेंट आ रहा होगा आपका 30 आ रहा होगा, ठीक है।
एक तो ये भी एक मेथड है, वो भी एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आ रहा है, 30 किलो न्यूटन। कैसे आया, पंद्रह इंटू 1.5 इक्वल टू 30 किलो न्यूटन, ठीक है, बन जाएगा। हाँ, नहीं, वो क्वेश्चंस को मैं रफ किया था, वो निकालना है कि वो कब लगेगा। उस टाइम में लोड का कंडीशन नहीं दिया था, वहाँ पे अब आ रहे हैं। वो लोड का कंडीशन नहीं दिया था, लोड का कंडीशन उस टाइम पे नहीं दिया था, लोड का कंडीशन नहीं दिया था। हाँ, अभी लोड यहाँ पे लग रहा है, ये आया हुआ था हमारा ACS में 2021 में, ठीक है, ACS 2021 में आया हुआ था, ठीक है, बन जाता, आसान था, ठीक। इतना तक हो गया, इतना तक का कहानी। अब देखिए उसमें आगे लिखते हैं, उस क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं। उसके बाद अब देखिए, अब हमको दिया नहीं है कि लोड को हमको कहाँ रखना है, अब आपको बताना है कि लोड को कहाँ प्लेस करना है कि हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले, ठीक है। तो इसके लिए अगर रिएक्शन ए बोला जाए, रिएक्शन ए बोला जाए तो ऐसा बनेगा, रिएक्शन ए बोला जाए तो ऐसा फोटो बनेगा। तो 20 किलो न्यूटन को आप कहाँ पे रखेंगे, आपको मैक्सिमम शियर फोर्स मिलेगा, इस पॉइंट पे रखना पड़ेगा। तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। यहाँ पे अगर 20 किलो न्यूटन को रखे, यहाँ पे अगर 20 किलो न्यूटन को रखेंगे तो हमको मैक्सिमम शियर फोर्स ए पे मिलेगा। आप कैलकुलेट करके भी देख लेंगे, पूरा का पूरा 20 किलो न्यूटन ए ही रजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्शन ए ही रजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन के लिए, जहाँ पे ए पे रिएक्शन पूछा है तो ए पे लोड को रखना पड़ेगा, बी पे मैक्सिमम रिएक्शन पूछा है तो बी पे लोड को रखना पड़ेगा, ठीक। अब बता दीजिए कि लोड का पोजीशन को, जो 20 किलो क्वेश्चन लिखिए उसी में आगे कंटिन्यू, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये 20 किलो न्यूटन का नहीं है। हमारे पास एक बीम दिया हुआ है ए बी, क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, इसी में पूरा हो जाएगा। ए और बी, हमारे पास एक बीम दिया हुआ ए और बी, यहाँ से ए डिस्टेंस पे, यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सी, ठीक है, और ये है 6 मीटर। यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट, मतलब सेम क्वेश्चन है, अभी 20 किलो न्यूटन लोड को नहीं दिया है कि कहाँ पे है, ठीक है। तो उसमें लिखिए 20 किलो न्यूटन का लोड, एक 20 किलो न्यूटन का लोड ए से बी की तरफ चल रहा है, एक 20 किलो न्यूटन का लोड, पॉइंट लोड है, 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, वो ए से बी की तरफ चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ चल रहा है। 20 किलो न्यूटन का लोड सपोर्ट ए से सपोर्ट बी की तरफ चल रहा है। उस 20 किलो न्यूटन लोड को कहाँ प्लेस किया जाए कि हमको मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स मिले, लोड को कहाँ प्लेस किया जाए, लोड को कहाँ पे प्लेस किया जाए, लोड को कहाँ पे प्लेस किया जाए कि पॉइंट सी पे, कि पॉइंट सी पे, कि पॉइंट सी पे मैक्सिमम, ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिले, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स मिले और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सेम क्वेश्चन था, हमारे पास एक स्पान है ए बी जिसका टोटल लेंथ 12 मीटर है और हमको पॉइंट सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, हमको पॉइंट सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए।
और हमारे पास एक लोड है 20 किलो न्यूटन का, जैसे कि हम ही चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा सामान लेके, तो उस ब्रिज में हम कहाँ पे खड़े हों कि हमको मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिले, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स मिले और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले। ठीक, तो मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिले तो उसके लिए लोड को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा? इस पॉइंट सी पे 2 पॉइंट दिखेगा, इस पॉइंट सी पे 2 पॉइंट दिखेगा, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। ठीक है, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। तो मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स हमको मिले, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स हमको मिले, तो इस लोड को हमको जस्ट लेफ्ट में रखना पड़ेगा या जस्ट राइट में रखना पड़ेगा या इधर कहीं रखना पड़ेगा या इधर कहीं रखना पड़ेगा? कहाँ पे रखने से हमको मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिलेगा? जस्ट लेफ्ट में। ठीक है, तो फाइंड करके बताइए कितना आ रहा है, सभी लोग कैलकुलेट करके बताइए। क्वेश्चन लिख लिए, इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको रफ करेंगे, यहीं पे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? देखिए एकदम सोइए मत, ठीक है, एकदम बहुत कठिन नहीं है, चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। देखिए हमारे पास 20 किलो न्यूटन का लोड है, तो मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिले, तो सी पॉइंट पे अगर हमको आईएलडी बनाना है तो ऐसा आईएलडी बनेगा सी पॉइंट पे शियर फोर्स के लिए। तो इसका हाइट दिख रहा है, फोटो से दिख रहा है, इसका हाइट सबसे ज़्यादा है नेगेटिव वाले का, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो मतलब कि इधर से अगर हम इधर जा रहे हैं, इधर से हम इधर जा रहे हैं, तो इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में हमारा नेगेटिव है, क्योंकि इधर से चालू हुआ है, इधर से नेगेटिव से चालू हुआ है, फिर जस्ट राइट में आके पॉजिटिव हुआ है। तो कह सकते हैं कि इधर नेगेटिव वाला पॉइंट है, तो इस सी के जस्ट लेफ्ट में नेगेटिव वाला पॉइंट चालू हो रहा है और जस्ट राइट से पॉजिटिव वाला चालू हो रहा है। और उसके जस्ट सेंटर की बात करें तो 0 है, जस्ट सेंटर में बात करें तो 0 है, जस्ट लेफ्ट में ये और जस्ट राइट में पॉजिटिव खड़े हो गए, जस्ट लेफ्ट में ये और जस्ट राइट में पॉजिटिव। तो मैक्सिमम नेगेटिव कहाँ पे दिख रहा है? मैग्नीट्यूड की बात होगा, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात होगा। ऐसा नहीं कि -5 और -4 में कौन बड़ा होगा? -4 बड़ा होगा, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है? -5। -5 और -4 कौन बड़ा है? ये बड़ा है। -5 और -4 कौन बड़ा है? ये। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव से उसका डायरेक्शन को बताएगा कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसका डायरेक्शन को बताएगा। मतलब कि अगर हमारे पास एक ब्रिज है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम नेगेटिव लगेगा। मैक्सिमम अगर नेगेटिव साइड में लगेगा तो ये वाला ब्रिज नीचे खसक जाएगा और ये वाला ब्रिज अपने पोजीशन पे रहेगा। ये मैक्सिमम नेगेटिव का केस है। और मैक्सिमम पॉजिटिव का केस में क्या होगा? ये अपने पोजीशन पे है, ठीक है, ये अपने पोजीशन पे है। मतलब मैक्सिमम नेगेटिव में इधर का पार्ट नीचे आया है, ये अपने पोजीशन पे है। और मैक्सिमम पॉजिटिव में क्या होगा? ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे देख लेते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव में ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और ये अपने पोजीशन पे रहेगा। मैक्सिमम नेगेटिव में ये कट के नीचे आएगा, ये अपने पोजीशन पे रहेगा। और मैक्सिमम पॉजिटिव के केस में अगर पॉजिटिव साइड में फेल होता है तो ये वाला कट के ऊपर जाएगा, ये अपने पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो बस वो एक डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिले, उसके लिए हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो सी के लिए हम क्या बना देंगे? ILD, शियर फोर्स एट सी। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 3/, तो निकाले थे तो 0.25 आया था और 0.75 आया था। तो मैक्सिमम नेगेटिव यहीं पे मिल रहा था जस्ट लेफ्ट में। रखने के लिए सिर्फ पूछता है, ठीक है, जेई या फिर एई में रखने के लिए पूछता है कि कहाँ पे रखा जाए। कभी कभी उसका मैग्नीट्यूड भी बोल देगा। तो मैक्सिमम नेगेटिव कहाँ पे? मैक्सिमम ये 9 मीटर ही है ना, टोटल 6 मीटर था, सॉरी, टोटल इसका सेंटर में भी 6 मीटर था वो, ठीक है। वही क्वेश्चन है, 9 मीटर पे ही है सी। तो 0.75 होगा। तो मैक्सिमम नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? 0.25 × 20, तो कितना हो जाएगा? -10।
कितना माइनस कितना होगा 20 इंटू 20 1/4 5 किलो न्यूटन माइनस 5 किलो। मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा हमको, मैक्सिमम से मैक्सिमम सी पे रखेंगे तो 5 किलो न्यूटन उससे। ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव कब मिलेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स अगर इसके लिए ILD बनाए तो सी पे अगर, ठीक है, सी पे अगर हमको बेंडिंग मोमेंट चाहिए, सी पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ठीक है, शियर फोर्स एट सी चाहिए और वही 20 किलो न्यूटन का लोड चल रहा है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कहाँ पे मिलेगा, प्लस 0.75 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 3/4 5 15 किलो न्यूटन। ठीक, तो ये निकल जाएगा मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिलेगा, ये कहाँ पे है, सी के जस्ट लेफ्ट में, सी के जस्ट लेफ्ट में और सी के जस्ट राइट में। ठीक है, सी के जस्ट लेफ्ट में और सी के जस्ट राइट में। ये फोटो समझ में आया, यहाँ से आया है, सी के लिए शियर फोर्स बनाना है, इसका हाइट समझ में आया। अब देखिए बोल रहे हैं कि लोड को कहाँ पे रखें कि इसका वैल्यू मैक्सिमम आए, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला हाइट कम है इससे, ये वाला अगर हाइट की बात करेंगे तो इससे कम आएगा, तो 20 में कम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आएगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे, तो सबसे ज़्यादा इंटू 20 करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हाइट मिल रहा है, यहाँ पे सी के जस्ट लेफ्ट में, और सी के जस्ट राइट में पॉजिटिव चालू हो जा रहा है, तो सी के जस्ट राइट में पॉजिटिव चालू हो जा रहा है। तो अगर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग शियर फोर्स चाहिए तो सी के जस्ट राइट में रखेंगे, तो उसके वैल्यू इतना आया। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए देखिए कहाँ पे रखना पड़ेगा, अगर सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, सी पॉइंट पे रखना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए, फिर इसी के आगे लिखते हैं। लिख लिए। अब देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए हमको, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए कौन सा फोटो बनेगा, ये फोटो बनेगा, ये फोटो बना दिए। हाइट कितना आ रहा है इस फोटो का, AB/L तो कितना 2.25। तो लोड को कहाँ पे रखने से मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम हाइट पे रखेंगे, तो कहाँ पे रखेंगे, 20 को यहीं पे रखेंगे। ठीक है, 20 किलो न्यूटन को यहीं पे रखेंगे, तो कितना हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 8C, तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, 20 इंटू 2.25, तो कितना हो जाएगा 45 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। कौन सा पॉइंट, तो पॉइंट अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, जब ये सेंटर में होगा, उस केस में आएंगे, उस केस में आएंगे। ठीक है, उस केस में आएंगे। ये पॉइंट अगर नहीं दिया है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिलेगा, सेंटर पर मिलेगा, और कैसे मिलेगा उस पर हम लोग आएंगे। अभी इसको देखते हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब मिलता है, लिख लीजिए, ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब मिलता है, या फिर
ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब मिलेगा? ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब मिलेगा? ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब मिलेगा कि इन दोनों स्पान को दो बराबर भाग में बांटना चाहिए, स्पान को दो बराबर भाग में बांटना चाहिए, ठीक है। स्पान को लोड दो बराबर भाग में बांटना चाहिए, मतलब कि अगर ये जो स्पान है ये 12 मीटर का है, ये स्पान अगर 12 मीटर का है तो इसको कितना में बांटना चाहिए? 6-6 मीटर पे। ये पॉइंट लोड का बात है, ठीक है। अगर वहीं पे यूडीएल का केस आएगा तो वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे अभी नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड को तो आधा आधा वैसे डिवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे आएंगे। अब देखिए कि हमारे पास एक 20 किलो न्यूटन का लोड और एक 20 किलो न्यूटन का लोड और एक 30 किलो न्यूटन का लोड लेफ्ट से राइट इसी स्पान में चल रहा है। यहाँ से 3 मीटर, यहाँ से 6 मीटर, ठीक है। यहाँ से 3 मीटर, यहाँ से 6 मीटर, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव शियर, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हमको मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स चाहिए, अगर हमको मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स चाहिए तो इस 30 किलो न्यूटन को आगे रखना पड़ेगा या 20 किलो न्यूटन को आगे रखना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स है, ये वाला मैक्सिमम पॉजिटिव चाहिए, ये वाला पॉजिटिव चाहिए। तो किस प्रकार का अरेंजमेंट हो कि आपको मैक्सिमम मिलेगा? या तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आप इसमें यहाँ पे 20 को रखें, यहाँ पे 30 रखें। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 30 रखें और यहाँ पे 20 रखें। तो कौन सा कंडीशन होगा जो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स देगा? ऊपर वाला कंडीशन देगा या नीचे वाला कंडीशन देगा? ऊपर वाला कंडीशन देगा। 30 पीछे रहेगा ना, 30 पीछे रहेगा, ठीक है, 30 पीछे, ये वाला कंडीशन देगा ना। मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स चाहिए तो ज़्यादा में ज़्यादा का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ज़्यादा में कम का मल्टीप्लाई करेंगे? ज़्यादा में ज़्यादा का मल्टीप्लाइंगे और ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हाइट ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा वाले लोड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें पूछता है कि ये स्पान कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन में कौन सा लोड आगे चलेगा? अगर हमको मैक्सिमम शियर फोर्स चाहिए तो कौन सा लोड आगे चलेगा? कौन सा लोड आगे चलेगा? 20 किलो न्यूटन को, हमको 30 किलो न्यूटन को पीछे रखना है। तो फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स लोड का कंडीशन दिया है, ये आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है, ठीक है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ पे भी 30 हो सकता है और यहाँ पे भी 20 हो सकता है। तो अगर हमको मैक्सिमम शियर फोर्स चाहिए, अगर हमको मैक्सिमम शियर फोर्स चाहिए तो अगर हमको मैक्सिमम शियर फोर्स चाहिए तो लोड का पोजीशन कहाँ पे रखना पड़ेगा? तो लोड का पोजीशन 30 किलो न्यूटन को पीछे रखना पड़ेगा और 20 किलो न्यूटन को आगे रखना पड़ेगा, तब हमको मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स मिलेगा। ये सब कंडीशन हम चेक करते हैं डिजाइनिंग में रेलवे ब्रिज का। इसका डिस्टेंस है 2 मीटर मान के चलते हैं। यहाँ पे आगे हमारा 30 किलो न्यूटन और यहाँ पे आगे हमारा 20 किलो न्यूटन। देखिए ऐसे इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मान के चलिए जस्ट एग्जांपल एक हाइट है तो 30 इंटू 1 बड़ा होगा या फिर 30 इंटू 20 बड़ा होगा, और यहाँ का हाइट मान के चलिए 0.5 है, यहाँ का हाइट मान के चलिए 0.5 है। तो एक कंडीशन तो ये बनेगा कि अगर दोनों का लोड निकालें, एक कंडीशन ये बनेगा 30 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 0.5। अगर इसको जस्ट चेंज कर दें और 20 किलो न्यूटन यहाँ और 30 किलो न्यूटन यहाँ, तो दूसरा कंडीशन ये बनेगा 20 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 0.5। इन दोनों में ज़्यादा कौन सा वैल्यू मिलेगा? 30 इंटू 1, 30 प्लस 10 40 मिल रहा है। इसमें देखिए 20 प्लस 15 इक्वल टू 35। कौन सा वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है? 40, ठीक है। ज़्यादा में ज़्यादा का मल्टीप्लाई हमको करना है,
ठीक है। इसलिए ज़्यादा हाइट में ज़्यादा लोड को हमको रखना पड़ेगा। इसलिए इसमें इस टाइप का पूछता है कि कौन लीड कर रहा है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे है, ये सब सवाल इसमें घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए हमको ये कंडीशन रखना पड़ेगा। हाँ बताइए, रिपीट करें। मान के चलिए कि इसका हाइट 1 मीटर है और यहाँ पे हाइट जो है वो 0.5 मीटर है। तो यहाँ पे दो कंडीशन मिल सकता है, या तो ये कंडीशन मिल सकता है या तो ये कंडीशन मिल सकता है। यहाँ पे 20 रखें और यहाँ पे 30 रखें। तो अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करूँ 30 × 1 प्लस 20 × 0.5, तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 40। अगर इस कंडीशन को मैं देखूँ तो 20 × 1 प्लस 30 × 0.5, 20 × 1 प्लस 30 × 0.5, तो ये वैल्यू मिल रहा है 35। तो दोनों में से कौन सा वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है? ऊपर वाला, मतलब इस कंडीशन के लिए मिल रहा है। तो हमको लोड को कैसा रखना पड़ेगा? ऐसा रखना पड़ेगा। तो कौन लीड कर रहा है यहाँ पे? 20 किलो न्यूटन लीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हमको मैक्सिमम लिख लीजिए, फिर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स के लिए बताइए क्या होगा। मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स के लिए बताइए क्या होगा। 9:30 से सर्वे का क्लास चालू है ना, तो कितना मिनट का ब्रेक चाहिए? 10 मिनट का ब्रेक में चल जाएगा, 10 मिनट का ब्रेक में चल जाएगा ना। उसके बाद फिर चल जाएगा ना, खा पी के आए हैं ना। नहीं चलेगा 10 मिनट में, 15 मिनट में? ठीक है, एक कंडीशन और देख लेते हैं, 15 मिनट में हो जाएगा। मैक्सिमम नेगेटिव कितना, मतलब लोड का पोजीशन को बस बताना है कि कहाँ कहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये वैल्यू ये करेक्ट नहीं है, जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये हाइट 1 मीटर नहीं है, ये हाइट 1 मीटर है ना, ये हाइट 0.5 मीटर है। जस्ट ये समझाने के लिए था कि लोड का पोजीशन को हमको कहाँ पे रखना है। तो सॉल्व करने के लिए भी आता है और सिर्फ बताने के लिए भी आता है कि कौन सा लोड आगे चलेगा। तो सॉल्व करेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो ये वाला हाइट कितना मिल रहा है हमको? 0.75 था। तो यहाँ से अगर 2 मीटर पे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग कितना आए थे? 9 मीटर आए थे। तो यहाँ से कितना मीटर आएंगे हम लोग? 7 मीटर जाएंगे। तो यहाँ पे हाइट कितना मिलेगा हमको? देखिए 9 मीटर के अगर डिस्टेंस पे हम लोग जा रहे हैं तो हाइट कितना मिल रहा है? 0.75। हमको कितना डिस्टेंस चाहिए? 7 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। तो कितना हाइट मिलेगा? y हाइट मिलेगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.75 × 7/7, सॉरी 9। तो कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो? इसको सॉल्व करिए कैलकुलेटर से। देख लीजिए 9 0.0872 और 3, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 21 7 56 57 58 0.581 के आसपास आएगा। 0.83। वीडियो रुक गया है। अभी यहाँ क्या होगा? 0.58 आया। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0.58। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना होगा? मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स 0.75 × 30 प्लस 0.58 × 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 30 90 और 4 से डिवाइड कर देंगे। 3 4 30 3 90, 90 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 8 और 1 22.5 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 58 60 120 होता है। 120 में से 116 हो जाएगा तो 11.6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 22 और 11 33 और 0.1 34.1। ठीक है, इतना ही आ रहा है। देख लीजिएगा गलत भी आ सकता है
कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए। हाँ हाँ 0.5 यहाँ पे, हाँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। हाँ हाँ यहाँ पे, और यहाँ का लोड और यहाँ का ऑर्डिनेट, तो यहाँ का ऑर्डिनेट कितना मिल रहा है हमको 0.58। यहाँ से यहाँ तक का 9 मीटर का डिस्टेंस है। हाँ 0.58 है, 0.58 है। ठीक, देखिए क्या किए, कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ पे सेम चीज़ किए, सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.75 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से कितना मीटर का डिस्टेंस, 7 मीटर का डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ टोटल 9 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तो 2 + 7 होगा ना 9। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस, 7 मीटर का। तो 9 मीटर के डिस्टेंस पे हमको हाइट मिल रहा है 0.75, तो 7 मीटर के डिस्टेंस पे कितना मिलेगा, y मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट किए तो 0.58 आया, और 0.58 आया तो यहाँ का ऑर्डिनेट इंटू यहाँ का लोड और यहाँ का ऑर्डिनेट इंटू यहाँ का लोड, ये हो जाएगा हमारा 34.1 किलोन्यूटन। या तो ये पूछेगा या तो सिर्फ पूछेगा कि लोड को कहाँ पे रखा जाए, और मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स के लिए कौन सा लोड लीड कर रहा होगा। कितना लोड कर रहा होगा, देखिए ये वाला लिख लिए। अब आते हैं नेगेटिव में, फिर मैक्सिमम नेगेटिव के लिए बनेगा ये फोटो। ये फोटो, ये 0.25 है। तो अब देखिए यहाँ पे 20 रखना पड़ेगा या यहाँ पे 20 रखना पड़ेगा, ज़्यादा में ज़्यादा का मल्टीप्लाई करना है हमको। तो कौन सा कंडीशन लीड करेगा, हमको नेगेटिव में रखना है, मतलब कि लोड को इधर ही रखना है, पूरा नेगेटिव में रखना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है, पूरा नेगेटिव में रखना है। तो यहाँ पे 30 को रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 20 को रखना पड़ेगा, यहाँ पे 30 को रखना पड़ेगा, यहाँ पे 20 को। तो अगर हमको मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स चाहिए तो कौन सा लोड लीड कर रहा होगा, 30 किलोमीटर। ये भी पूछता है, अगर बोलेगा कि इसका ऐसा ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू बता दीजिए। तो मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये ऑर्डिनेट हमको निकालना है। यहाँ से अगर 3 मीटर के डिस्टेंस पे 0.25 है और यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना बचेगा, 1 मीटर बचेगा। यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर का डिस्टेंस बचेगा। सही है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 मीटर है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो खाली पार्ट बचेगा वो कितना बचेगा, 1 मीटर बचेगा। ठीक है, तो ये 1 मीटर बचा। इसका हाइट कितना हो जाएगा, अगर 3 मीटर के डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है 0.25। हमको 1 मीटर के डिस्टेंस पे जाना है तो मान के चलते हैं हमको y डिस्टेंस मिल रहा है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ रहा है 0.083, यही मिलेगा। ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, ज़्यादा आसान होगा। तो अगर 0.25 है तो कितना लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, बाई 3 तो 1/12। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1.1/12। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया 1/12। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स के लिए। मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स के लिए हमको क्या करना है, 30 इंटू 0.25 प्लस 20 इंटू 1/12। ये सारा नेगेटिव में चल रहा है, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स हमको चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 30 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7.25 होगा ना, 7.5 होगा, 2 बढ़ेगा 7.5 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा 5 और ये कटेगा 4 से कटेगा 3,
4 3 1.66 तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 और 5 और 6 11 5 और 6 11 8 9 9.16 किलो न्यूटन। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का केस को हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब अगले वीक में पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा लंबा खींचता है, उसका सेंट्रोइड वगैरह निकालना पड़ता है, तो तुरंत समझ में नहीं आएगा। एसएससी में तो नहीं है, गुप्ता में मिलेगा। ईएसी बनाइएगा, इसका ईएसी आसान है, इसका ईएसी आसान है। और इस वीक नहीं हो पाएगा ज़्यादा क्वेश्चन, तो इसका ईएसी आसान है, स्ट्रक्चर का ईएसी। ठीक है, समझ में आएगा तो आसान है, नहीं तो फिर बहुत कठिन है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। डीएसडी के बनाए होंगे या फिर प्रीवियस कुछ होगा डाउट तो। और बाकी लोग आ जाइए, नाश्ता चाय वाय जो भी है आपका। क्या चीज़? मैक्सिमम पॉजिटिव का कितना आंसर आया था? 34.1 आया था। यूनिट को लिख लीजिएगा, किस में आएगा? किलो न्यूटन में आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? देखिए, अगर हम ना ऐसा पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग के पास समय कम है। आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, चीज़ों को फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एसीएस के बाद फिर से धीरे पढ़ेंगे, इतना ही स्लो चलने वाले हैं। इससे भी थोड़ा सा स्लो चलेंगे, इससे भी थोड़ा स्लो चलेंगे। ठीक है, एसीएस हो जाएगा तो यहाँ से भी स्लो चलेंगे हम लोग। लिख लीजिए और ब्रेक कर लीजिए आप लोग।